नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता तक के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, वैसे भी आपका इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सब ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा अभ्यास में आने वाला जो आपका नया एक्सरसाइज जो सामने आ रहा है उसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल। ये एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है, इसको सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया गया है। इसमें ये त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, चाहे वो थल सेवा हो, वायु सेवा सेना हो, चाहे वो जल सेना हो। इनके द्वारा जो है आप देखेंगे कि इन सभी डोमेनों में ये अभ्यास क्षमता का इसके अंतर्गत प्रदर्शन किया गया है, प्रैक्टिस की गई है, ताकि सीमाओं पर हम अगर बात करें पाकिस्तान से, क्योंकि अगर हम इसमें देखेंगे कि सर क्रीक की जो रेखा है वो काफ़ी विवादित रही है हमेशा से, उसको समझते हुए हम समझेंगे कि वहाँ पर जो ये अभ्यास हो रहा है वो किस प्रकार से आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी हम इसको समझेंगे कि कैसे अपनी महत्वता को आत्मनिर्भर भारत होने की दिशा में एक नया परिचय जो है कायम कर रहा है, अपना नया झंडा गाड़ने में, खुद को प्रदर्शित करने में और खुद की जो है डिफेंस की ताकत को प्रदर्शित करने में कितना सफलतापूर्वक ये रहा है, ये जो अभ्यास रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डिफेंस में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या फिर ऐसे के अंतर्गत, तो आप इसमें बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। और आईएनएस विक्रांत ने किस प्रकार से इसमें अपने पावर को शो किया है, इंडिया 3 फोर्सेस 1 मिशन के तहत हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर हम एक छोटे से वीडियो क्लिप को देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेहतर डेवलप हो। इसमें मैं अपना माइक लगा देती हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाए। हाँ ठीक है, मैं इसको प्ले कर देती हूँ। ठीक है, इसको प्ले कर देती हूँ। रेगिस्तान का इलाका हो और नीचे रन और क्रीक तक का हो, हम प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे महत्वाकांक्षी त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज त्रिशूल। इसको सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया गया है और सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसकी तारीख को हम समझेंगे। इसमें आप देखेंगे ये 2 सप्ताह का अभ्यास था जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष सभी डोमेनों में संयुक्त अभियान क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसमें 30,000 से ज़्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, वीडियो क्लिप है जिसमें पीछे सारी तैयारियों को दिखाया गया, किया गया है। और भारत के सशस्त्र बलों ने अभ्यास त्रिशूल शुरू किया था जो अंतरिक्ष, साइबर, ड्रोन शक्ति से लैस है। और सेना के इस अभ्यास का वीडियो आपके सामने जो चल रहा है, इस बार के त्रिशूल अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक मल्टी डोमेन यानी कि बहुक्षेत्रीय, ये बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो पारंपरिक थल, जल और वायु क्षेत्र से आगे बढ़कर अब इसमें अंतरिक्ष और साइबर जगत तक इसकी पहुंच को दिखाया गया, अपनी ताकत को, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो ठीक है जल सेना हो। तो इसने अपनी ताकत को एक अलग तरीके से आधुनिक रूप में यहाँ पर अपने प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत को। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर वीडियो के थ्रू देखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे चीज़ों को समझते हैं, मेन अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, मैं एक सेकेंड माइक लगा लेती हूँ ताकि आपको बेहतर आवाज़ आ सके। आई होप आपको अभी सारी आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर जो मैंने बोला है। चलिए हम इसमें आगे शुरू होते हैं। तो आपने इतना समझा, थोड़ा सा ग्लिम्स देख लिया। अगर आप इससे परिचित नहीं थे, इस वीडियो को नहीं देखा था, तो थोड़ा सा हमने इसको भी देख लिया है। यहाँ पर हमने इस वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जिसको त्रिशूल कहा जा रहा है, ये एक एक्सरसाइज है जो भारत की एक प्रमुख संयुक्त सैन्य कवायद है। ठीक है, संयुक्त रूप से जिसमें थल, वायु, जल सेना तीनों सेनाओं ने, जिसे भारतीय नौसेना लीड सर्विस के रूप में भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर नवंबर 2025 की शुरुआत में इसको आयोजित किया गया, जो कि 13 नवंबर को समाप्त हो गया है। अंत में इसमें एक और एक्सरसाइज की गई, इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे।
ये स्क्रीन को थोड़ा सा ये ब्लरनेस हो रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें अभ्यास। यहाँ पर देखें एक्सरसाइज त्रिशूल कहाँ पर हुआ, पहले हमें लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई तरह के भौगोलिक क्षेत्रों में ये किया जा रहा है, लेकिन उसमें सर क्रीक जो कि गुजरात का दलदली इलाका है, इसको समझेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। रण ऑफ कच्छ की जो हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में। सौराष्ट्र तट देखें तो उभयचर और नौसैनिक अभियानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक तरह का वास्तविक मल्टी डोमेन युद्ध थिएटर है। इसमें कई प्रकार से आप अलग अलग तरीके से, रेतीला भी है, दलदला भी है, इस प्रकार की जगहों पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्या होता है। देखिए अब देखिए आप इसको समझिए, यूपीएससी में आप मेंस आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल, और आपको अचानक से मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिया जाए कि मेंस देना है, तो क्या आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सब चीज़ें क्या कि भविष्य में अगर युद्ध की संभावनाएं बनती हैं तो एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस की हो। कहते हैं ना कि पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने से पहले उस कुल्हाड़ी को की धार को तेज कर लीजिए, ताकि जब एक बार में प्रहार करें तो अच्छा रिजल्ट आए, तो तुरंत वो पेड़ कट जाए। तो इस प्रकार से युद्धाभ्यास जो है किया, अभ्यास यहाँ पर किया गया है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ। तो आइए इसको समझते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें कह रहे हैं वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण। देखिए अभ्यास के दौरान क्या हुआ कि हमने रियलिस्टिक चीज़ों को, रियलिस्टिक कंडीशन को पहले से ही रोल प्ले करना शुरू किया, ताकि अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है तो उसके लिए हम तत्पर रेडी रहे। जैसे सर क्रीक का क्या है, दलदली क्षेत्र है, थोड़ा डेंजरस क्षेत्र है। आइए इसको थोड़ा सा गूगल मैप पे भी देखते हैं। ठीक है, गूगल मैप पे देखने से क्या होगा ना, आपका थोड़ा सा चीज़ें स्पष्ट होंगी। स्पष्ट क्यों होंगी, यहाँ पर देखिए मैं इसको डाल देती हूँ, सर क्रीक यहाँ डालती हूँ। देखिए 1 सेकंड का समय दीजिए। जब भी कभी ऐसा हो तो एटलस वगैरह में देखिए, चीज़ें अपनी क्लियर करिए डाउट, ताकि कोई डाउट रहे। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री के कुछ लोकेशंस होते हैं जिनमें आपको मैप की या एटलस की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए, ये कनेक्टिंग लिख के आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क का शायद इशू हुआ है। ठीक है, अभी अगर जब तक नहीं आ रहा तब तक हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, जैसे ही नेटवर्क आ जाएगा हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अभी लोकेशन भी देख लेंगे। ठीक है, लोकेशन देख लेंगे। तो सर क्रीक के दलदली खतरनाक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये इसलिए भी अभ्यास के दौरान यहाँ पर इसलिए भी अभ्यास किया गया है, राजस्थान के कठोर रेगिस्तान इलाकों में संचालन किया गया, जिससे क्या हो कि नई युद्ध टेक्नोलॉजी और जो प्रक्रियाएं हैं उनको रियलिस्टिक परिस्थितियों में परीक्षण का मौका मिला। कि भाई रियलिस्टिक एकदम करना है, ये समझो कि युद्ध ही हो रहा है। प्रैक्टिस ऐसे करो यूपीएससी मेंस की, लिख लिख कर ऐसे तैयारी करिए, टाइम टेबल बनाइए, उसका ड्यूरेशन तय करिए। जैसे ऑलरेडी एग्जामिनेशन हॉल में जो माहौल होता है उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं आप उस अभ्यास में अच्छे से कर पाएंगे, और क्यों नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा 100% आएगा। अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं। अब सर क्रीक का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, क्यों इतना सारा जो बवाल ये चल रहा है, ये चीज़ें डिस्कशन जो चल रहा है, बवाल बोले तो ये डिस्कशन जो हमेशा सर क्रीक के इम्पोर्टेंस को लेकर चलता रहता है, इसको समझते हैं। ये क्षेत्र जो है पर्यावरणीय रूप से बहुत ही संवेदनशील है, हम सब जानते हैं, दलदली इलाका है। तो प्रवासी पक्षियों और समुद्री जीवन का बहुत बड़ा आप देखेंगे तंत्र है, वो घर है बहुत बड़ा। ठीक है, वहां पर हमेशा इस चीज को लेकर मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच में चलता रहता है। आप देखेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये। तेल और गैस के जो संसाधन है उसकी सीमा तय करने के लिए ये क्षेत्र बहुत रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेकर भी मैंने जब द हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस कर रही थी उसमें भी मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में। ठीक है, अगर हम सर क्रीक के विवाद की बात करें, इंपॉर्टेंस हमने समझा, भाई इंपॉर्टेंस हमने समझा तभी तो विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये विवाद कब से बना हुआ है, इसके इतिहास में थोड़ा जाते हैं तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे कि भाई ये विवाद जो है बना क्यों है। ठीक है, 1914 में आप जब जाएंगे तो ब्रिटिश युग के दौरान ये समझौते से इस विवाद का आरंभ शुरू होना दिखाई देता है, जिसमें पाकिस्तान ये दावा करता है कि जो सीमा पूर्वी किनारा है ना, सीमा का पूर्वी जो किनारा है वो पूरी क्रीक पाकिस्तान सिंध, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान उसके सिंध जो है, सिंध है वहाँ का हिस्सा इसके अंतर्गत कवर होता है, इसलिए उसका हिस्सा है। वहीं भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि थेलवेक सिद्धांत पर वो आधारित इस पूरे डिवीजन को मानता है, क्योंकि थेलवेक सिद्धांत क्या कहता है कि सीमा नदी के मतलब जो नदी है उसके बीच से गहरे हिस्से से गुजरती है, इसलिए इसको पूर्वी क्रीक पाकिस्तान का हिस्से को ये इसको नहीं मानता, ये इसको नहीं मानता। तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो होगी जब इस प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो भारत कहता है नहीं भाई मैं तो थेलवेक सिद्धांत के हिसाब से मानता हूँ कि ठीक है ये नदी, ये जो डिवीजन है वो नदी के बीच से अंदर से होते हुए जाता है, इसलिए आप इसको दावा नहीं कर सकते कि आपका एरिया ये हमारा एरिया है, इसलिए हमेशा से विवाद
विवादों में घिरा रहता है। 1968 का अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने क्या किया कि रन ऑफ कच्छ विवाद तो हल कर दिया, लेकिन सर क्रीक का मुद्दा वैसे क्या वैसा ही बना रहा, जिसके कारण आज भी इसमें कई सारे विवाद देखने को मिलते हैं। और देखेंगे पाकिस्तान का भी अपनी सेना वहाँ खड़ी कर देता है और वहाँ पर जो अभ्यास करने लगता है। इस टाइम पे भारत ने ऐसा किया है ताकि अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर इत्यादि चलाए। अगर हम सारी चीज़ों को दरकिनार कर दे, जैसे जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का वो नहीं देखेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए क्यों नहीं अभ्यास किया जाएगा। अब देखिए दिल्ली में जैसे रेड फोर्ट के सामने आपने सबने सुना होगा कि कितना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कई सारे रीजन, कई सारे किवायतें जो है निकल कर आ रही हैं, किवदंतियाँ कही जा रही हैं। उन चर्चा का जो है विषय निरंतर बना हुआ है। डेली ना डेली कुछ ना कुछ नई सुगबुगाहट हमारे समक्ष आती है न्यूज़ के थ्रू। उनके साथ बने रहिए। तो समझिए अगर देश में इस प्रकार के आतंकी हमले होंगे और अगर हमारी सेना तत्पर तैयार नहीं होगी तो किस प्रकार से, देखिए ये युद्ध की तो परिस्थितियां हैं भाई, इस तरह से आतंकी हमले और क्या है, युद्ध की परिस्थितियों को जो है बुलावा दे रहे हैं। तो अगर हम उसके लिए रेडी रहेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। जैसे कि जो है राजनाथ सिंह है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी जो भूटान गए थे उस समय पे वहां पर भी कहा था कि इसका कठोर निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा का मुहैया उनको कराएंगे जिसने भी ऐसी घटिया हरकत की है दिल्ली में। ठीक है, अब सर क्रीक क्या है, ये क्या है, एक 96 किलोमीटर लंबा दलदली और मैंग्रोव क्षेत्र है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इंटरनेट आया क्या, अभी नहीं आया, आई डोंट नो अचानक से क्या हो गया, अभी तो आ रहा था। ठीक है, एक बार फिर से इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं ताकि पता रहेगा कि भाई अगर आ गया है तो मैं आपको वो मैप में दिखाऊंगी ना तो आप समझ पाएंगे कि किस एरिया की बात हो रही है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा है, एक बार ऑफ करके देखते हैं ना। 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे, 1 सेकंड का समय दीजिए। तो कहने का मतलब है ये सर क्रीक का जो विवाद है यहाँ पर ये 96 किलोमीटर दलदला और मैंग्रोव क्षेत्र रहा है, अभी भी है, जिसके कारण से कभी मिट्टी इधर खिसक जाती है, कभी दलदली मिट्टी उधर खिसक जाती है, जिसके कारण से हमेशा से विवाद इसमें बना हुआ है निरंतर से। ठीक है, भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच में हिस्सा है। पाकिस्तान पूर्वी हिस्सा जो है सिंध का मानता है यहाँ से शुरू होता है, लेकिन भारत कहता है कि भाई इसको हम नदी के नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, कनेक्टेड हो गया है। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर मैप दिखा देती हूँ, गूगल मैप पे चलते हैं। ठीक है, गूगल मैप पे चलते हैं, यहाँ पर सर क्रीक डालते हैं। ठीक है, सर क्रीक डालते हैं, सर क्रीक इंडिया पाकिस्तान लिख के आ गया था बीच में। देखिए यहाँ पर आप आइए, ये देखिए ये आपका कच्छ करण, ये गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, ये गुजरात का हिस्सा है, दिख पा रहे हैं ये आपका सर क्रीक है। यहाँ पर देखिए ये कराची आपका देखेंगे, कराची हैदराबाद, ये पाकिस्तान का एरिया की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सर क्रीक आपका ये एरिया पूरा क्या है, सर क्रीक का हिस्सा है। ठीक है, तो अब इंडिया कहता है कि वो मानता है कि पूर्वी हिस्सा जो है उसके अंतर्गत, ये पूरा उसके अंतर्गत आता है, लेकिन भारत कहता है कि नहीं भाई ये हमारे अंतर्गत आता है, नदी के बीच से हम इसके डिवीजन को मानते हैं। तो ये सारा विवाद जो है हमेशा से बना रहा है और आज भी इसमें सुगबुगाहट जो है खतरे की बनी रहती है पाकिस्तान के साइड से। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान सिंध के बीच में ये इस प्रकार से देखने को मिलता है। मैपिंग और सीमा निर्धारण पर हमेशा से विवाद रहा है कि ये तेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा, तरह से रहता है। अगर प्रेजेंट टाइम में राजनीति की बयानबाजी को देखें तो यहाँ पर रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने आरोप लगाया है, ऐसा कहा है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में सैन्य ढांचा बढ़ा रहा है। अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो इतिहास और भूगोल उनका दोनों बदल दिया जाएगा। इस बयान के बाद त्रिशूल अभ्यास को और महत्वता मिलनी शुरू हो गई है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते तभी तो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, PYQ अपने प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करते तभी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में जहां पर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए वहां पर उससे पहले प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सी प्रमुख फॉर्मेशन है जो इसमें भाग लिया, किस किस ने इसमें भाग लिया है? ये जो आपका ऑपरेशन त्रिशूल, ये जो अभ्यास त्रिशूल हो रहा है उसके अंतर्गत जैसे सदर्न कमांड भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना ने, इसके अलावा इसके अतिरिक्त देखेंगे तो ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल ने, सीमा सुरक्षा BSF ने, अन्य कई केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे अंतर सरकारी समन्वय बेहतर होगा और अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब सब मिलकर किसी कार्य को करेंगे, अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे विपरीत समय में जब समय जरूरत पड़ी तो समय पे सभी लोग इकट्ठा हो सकेंगे और कम्युनिकेशन बेहतर होगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेहतर रिजल्ट वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दी गई है,
एक्सरसाइज त्रिशूल का उद्देश्य क्या है भाई, किसी उद्देश्य से ही इसको किया जा रहा होगा, कहीं ऐसे तो उठा के नहीं कर दिया जा रहा होगा। उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने कहा, भूमि, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष सभी डोमेनों में संयुक्त संचालन का अभ्यास। अब मान लीजिए इस एरिया में इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन अब देखिए पहले क्या होता था, थल वायु सेना और कहते थल सेना, वायु सेना और जो है जिसकी हम बात करें त्रिसेनाओं की बात करें, त्रिसेवा की बात कर रहे हैं, उसमें से पारंपरिक रूप से होता था, अलग अलग रूप में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब सबको ज्वाइंट तरीके से एक साथ लाकर सर्विस में जो है काम कराया जा रहा है, ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग एक साथ हो कि भाई कोई इसको बेहतर कर देगा, कोई उसको बेहतर कर देगा, कोई इसमें बेहतर है तो उसको बेहतर कर दिया जाएगा। तो ज्वाइंट रूप से यहाँ पर ना केवल भूमि, वायु, समुद्र, बल्कि साइबर और अंतरिक्ष तक भी अब नई चीजों को, नए डोमेनों में भी अपना परचम लहरा रहा है भारत, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और थिएटर कमांड संरचना में काम करने की क्षमता का परीक्षण किया गया है। ठीक है, पश्चिमी सीमा पर प्रतिरोध क्षमता यानी कि डिटरेंस का संदेश दिया है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई कहते हैं, ड्रोन, कम्युनिकेशन ग्रिड और नेटवर्क स्ट्रेटिंग सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। हर चीज को परिपक्व तरीके से एकदम ऐसे प्रैक्टिस किया गया कि कोई इफ नो बट की संभावना ही ना रहे। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के हथियार और प्रणालियों का भी इसमें उपयोग किया गया, इसलिए भी ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हम किसी भी देश पर, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आजकल राजनीति बदल रही है, रणनीति परिस्थितियां बदल रही, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे ब्रिटेन के साथ हो, किसी के साथ भी, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, अगर इसमें इस प्रकार से हम एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे युद्ध की स्थिति में, तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? अगर बीच में वो चाहे तो गिव अप कर सकते हैं, तो ऐसे में हम अपंग हो जाएंगे। तो इसमें क्या आत्मनिर्भर भारत की ओर जो ये सरकार हमेशा जोर देती है, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, तो इसी में अग्रसर होते हो इस क्षेत्र में भी आपको आत्मनिर्भर भारत होने के प्रमाण मिलेंगे, जैसे अपनी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इन्होंने व्यापक रूप से उपयोग किया है, जैसे निगरानी ड्रोन हो गया, काउंटर ड्रोन सिस्टम, ये सब अपने बनाए हुए टेक्नोलॉजी है, उन्हीं का उपयोग किया गया इस अभ्यास में। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण हो गया, नेटवर्क स्ट्रेटिंग वॉरफेयर सिस्टम हो गया। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दिखाया जा रहा है, और ये भी दिखाता है कि भारत स्वदेशी रक्षा प्रणालियां अब वास्तविक युद्ध सिद्धांत का हिस्सा बन चुकी है। तो आप उसको कमजोर ना समझे, और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो इन्हें हमेशा परमाणु बम की धमकियां ना दिया करे। तो क्योंकि अब भारत भी उस प्रकार से अपना जो है सक्षम हो चुका है अपने युद्धाभ्यास में, उस प्रकार की प्रैक्टिस ये उनके लिए चेतावनी भी है कि भाई अब संभल के रहना है, क्योंकि इस प्रकार की जो हरकत की अभी पूरी तरीके से अगर पाकिस्तान का नाम इसमें आ जाता है जो रेड फोर्ट के सामने हुई, तो समझ भी नहीं सकते कि क्या ही हालत की जाएगी पाकिस्तान की। न्यू नॉर्मल भारत की एक नई सैन्य रणनीति है, ये इसको समझते हैं। टर्म किस लिए यूज किया गया है कि दक्षिण पश्चिम कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा है कि अब अगर आतंकी हमला हुआ, जैसा कि मैंने कहा, अब आतंकी हमला हुआ तो युद्ध की सीधे कार्रवाई की जाएगी, कुछ पूछा ही नहीं जाएगा कि कौन सा देश है, फला देश है, वो देश इस व्यक्ति से कनेक्टेड था, वो देश इस आतंकवाद से कनेक्टेड था, नहीं, सीधे युद्ध की कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब सिर्फ बातों से नहीं, एक्ट जो मैंने कहा था कि 5 नए मानदंड जो अभी स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री ने दिए थे कि अब एक्शन लेगा, सिर्फ बोलेगा नहीं, सीधे एक्ट करेगा। ठीक है, भारत देश अगर आतंकवादी कोई हमला भारत पे होता है तो, इसलिए 24/7 फुल वॉर रेडीनेस दिखाया जाएगा कि अगर कभी भी युद्ध की स्थिति इस प्रकार से आतंकवादी हमला हो तो कभी भी जो है युद्ध की कार्रवाई कर दी जाएगी, उसमें कुछ सोचा नहीं जाएगा, सेकंड थॉट नहीं लिया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी, हथियार और संयुक्त युद्ध क्षमता पर फोकस, इसका तो बहुत जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर इत्यादि के थ्रू हम देख ही चुके हैं क्या स्थितियां रही हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कुछ निकम्मे देश नहीं समझ रहे हैं पाकिस्तान जैसे, तो उनका कुछ नहीं कर सकते, उनका तो बेड़ा गर्क ही है, समझिए आप। ठीक है, पूर्वोत्तर में भी अलर्ट से चीन और म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश सीमा की बात करें तो भारत ने नोटम जारी किया था। नोटम क्या है, यहाँ पर नोटिफिकेशन एक जारी किया था कि जो 15 दिन का युद्धाभ्यास हो रहा है उस समय पे कोई भी देश वायुयान वहां पर नहीं उड़ा सकता। वो सर क्रीक वाले जो एरिया में जहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है वहां पर कोई भी वायुयान इत्यादि नहीं उड़ा सकता, कोई भी देश अगर भारत वहां पर युद्धाभ्यास कर रहा है। तो नोटम एक जारी कर दिया गया सभी के लिए, ताकि कोई भी वहां पर कोई भी वायुयान उड़ाए, इस प्रकार के कोई भी चीजों को नहीं कर सकता, ताकि ये ना समझा जाए कि
कि कोई युद्ध की परिस्थितियां नहीं, बल्कि अभ्यास चल रहा है। बड़े पैमाने पर एयरफोर्स एक्सरसाइज की गई है, यानी भारत एक साथ पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। ठीक है, आखिर दोनों देश अचानक, आप देखेंगे भारत ने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान है वो तो देख के नकलची बंदर है, तो उसने भी शुरू किया है। तो भारत के पास क्या कारण है भाई प्रैक्टिस करने की, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तत्परता दिखाना शुरू की गई कि नहीं भैया एक्शन में आना पड़ेगा, अगर इस प्रकार के पड़ोसी और पड़ोसी को हटाने का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, सर क्रीक में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को जवाब देने के लिए, अभी जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने भी बताया था कि भूगोल और इतिहास तुरंत बदल देंगे अगर आपने इस प्रकार की घटिया हरकत की, तो वहां पर उसकी गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। नई सैन्य नीति, आतंकी हमला और युद्ध को लागू करना, मतलब आतंकी हमला किया और इधर आप पर युद्ध की परिस्थितियां बनेगी। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर अभी बहुत दिन नहीं हुए थे, मई 2025 की बात है, फिर से इसने ऐसी घटिया बॉम्ब ब्लास्टिंग की हरकत की है। अगर ये पाकिस्तान की हरकत है तो युद्ध का, इसको बॉम्ब का जवाब इसको युद्ध से मिलेगा। ठीक है, संयुक्त सेना संचालन का अभ्यास, पाकिस्तान के पास क्या कारण है भैया यहाँ पर अचानक से अभ्यास शुरू कर दिया, तो भारत के अभ्यास को काउंटर मैसेज देने के लिए, भाई साहब ने खाना पानी है नहीं, माल न्यूट्रिशन की इसी दुर्दशा पड़ी हुई है और इनको हमें देख के चीटिंग करनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया, कराची सरक्रीक क्षेत्र में सेना की तैनाती मजबूत कर दी, जिसके कारण भारत अब अवेयर हो गया है और उसने भी इस प्रकार के अभ्यास करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, INS विक्रांत पर संयुक्त निरीक्षण की अगर बात की जाए तो इस पूरे अभ्यास के दौरान INS ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एयर मार्शल नागेश कपूर ने, ये सब अलग अलग वायु सेना के देखेंगे यहाँ पर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल इत्यादि हैं यहाँ पर, इन्होंने INS विक्रांत पर पहुंचकर कैरियर वोन फ्लाइंग ऑपरेशन का निरीक्षण किया, जो कि त्रिसेवा एकता का प्रतीकात्मकता का संकेत देता है, संदेश देता है भारत के लोगों को और भारतीय देशों को। ठीक है, भारतीय नागरिकों को। अब यहाँ पर आते आते आप देखेंगे अंत में जब ये अभ्यास समाप्ति की ओर हुआ, ये 11-12 नवंबर की साइड, यहाँ पर जो है मारू ज्वाला, एक्सरसाइज मारू ज्वाला किया गया। ये क्या है, किस प्रकार से भिन्न है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि इस अभ्यास का अंतिम अभ्यास, ये जो आपका त्रिशूल अभ्यास किया गया, इसके अंतर्गत एक और एक्सरसाइज की गई जिसका नाम है मारू ज्वाला। इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। ये 11 से 12 नवंबर को अभ्यास का इसका समापन एक्सरसाइज मारू ज्वाला से हुआ है और 21 कॉपर सुदर्शन चक्र कॉपर्स के सैनिकों ने जैसलमेर और रामगढ़ के पास में ये अभ्यास किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि ऊंचाई से छलांग लगाकर गहराई तक, मतलब फर्श पे ना, ऊंचाई से छलांग लगाकर और फर्श पे टकराते हुए, जमीन पे ना टकराते हुए ऐसे बीच में ही फ्लोट करेंगे, जिससे क्या है कि रडार में ये नहीं आएंगे और इनको जो है इनको रडार में नहीं आएंगे और इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता और वहां से हमला कर सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे HAHO हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऊंचाई से छलांग लगाकर गहराई तक प्रवेश करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। किसके अंतर्गत? एक्सरसाइज मारू ज्वाला के अंतर्गत। ठीक है, सुपर ये जो है हरक्यूलिस से ये यहाँ पर प्रैक्टिस की गई है। ये टेक्नोलॉजी दुश्मनों के रडार से बचते हुए लंबी दूरी तक ग्लाइड करने, ठीक है, सुविधा देती है। ये इस तरह से वो हवा में उड़ते रहते हैं और इनको जो है रडार में नहीं पहचाना जा सकता है, जिस कारण से अच्छा एक युद्धाभ्यास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसका नाम है मारू ज्वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रणनीतिक संदेश और सैन्य तैयारियां क्या है इसके अंतर्गत? विशेषज्ञों ने कहा है कि यह अभ्यास भारत की पश्चिमी सीमा पर तो सैन्य तत्परता दिखाएगा ही, यानी कि ऑपरेशन रेडीनेस का स्पष्ट संकेत देता है ये अभ्यास। और सरक्रीक और राजस्थान का चयन इसलिए लिया गया है, इसको ये दर्शाता है कि सेना तेज बहु डोमेन प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाले परिदृश्यों के लिए तैयार कर रही है, यानी कि चाहे वो अब धरती की कंक्रीट हो, चाहे रेतीली हो, चाहे दलदली हो, वो हर प्रकार की परिस्थितियों के लिए खुद को ढाल रही है। ठीक है, अभ्यास में सत्यापित किए गए प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कि ये संयुक्त खुफिया निगरानी और टोही, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर समन्वय, साइबर क्षमताएं, तेज निर्णय चक्र और हर डोमेनों में एक साथ हमले की क्षमता भी भारत ने अपने अंदर डेवलप की है। यानी कि सैन्य अधिकारियों ने इसे थिएटर लॉजिस्टिक और कोल्ड स्ट्राइक रेडीनेस की पुष्टि बताई, यानी कि तकनीक आधारित सटीक और तेज बहु डोमेन ऑपरेशन की क्षमता बताई है। ठीक है, अलग अलग डोमेनों ने
डोमेनों में आप देखेंगे संयुक्त अभियान क्षमता का प्रदर्शन किया है ना, जैसे वायु, समुद्र, भूमि, साइबर, अंतरिक्ष। 30,000 से ज़्यादा सैनिकों ने इसमें भारतीय अभ्यास किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, भारत के लिए आप निष्कर्ष के रूप में समझेंगे तो भारत के लिए ऐसे सैन्य अभ्यास 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे करते हैं। पहला, वास्तविक युद्ध तत्परता बढ़ाना। इन्होंने इस प्रकार से तैयारी की है रियलिस्टिक तरीके से कि अगर कल को भी युद्ध लड़ना पड़े तो एकदम से तत्पर रेडी है। ठीक है, संभावित विरोधियों के प्रतिरोध यानी कि इनको संदेश देना, और स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होना, बहु डोमेन समन्वय करना। ठीक है, एक साथ उनका आना, एकीकृत कमान संरचना का बढ़ता स्तर। ठीक है, ये दिखाता है कि भारत अब तेजी से टेक्नोलॉजी ड्रिवन, चुस्त और संयुक्त सैन्य संरचना की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आपने अगर 20 से देखा है या पहले नहीं देखा, स्टार्टिंग से नहीं देखा, तो जाके देखिए। ठीक है, जाके देखिए, पूरे टॉपिक को देखिए, समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या किसी पीसीएस का हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 6 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेज आती हैं। आज भी आएगी, तो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद शाम को 6 बजे क्लासेज आएंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। फिर आपका ट्यूसडे, सैटरडे को मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है, जो शाम को 6 बजे आएगा। उसको ज़रूर देखिए, एक लेक्चर उसका आ चुका है, उसको जाके देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई और नए विषय पे पढ़ना चाहते हैं उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस प्रकार के टॉपिक्स तो आपके साथ निरंतर शेयर किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर उनके साथ बने रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।